बस्ती रोग, मूत्र संग, रुजा, तृष्णा, मूर्छा। मूत्र संग का था, स्पेशली याद रखना। बस्ती का रोग है तो मूत्र संग रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है कोष्ठ रोग, तो यहाँ पर मूत्र के साथ विण भी संग हो रहा है, मतलब विण मूत्र संग हो रहा है। बाकी कोष्ठ में रोग है तो हमने देखा छर्दी हो सकती है यहाँ पे, तो वैसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। रोने से सर्वत्र विकृति जाननी चाहिए। बच्चा लगातार रोए जा रहा है तो मतलब पूरे शरीर में विकृति है, तो हमने जैसे ज्वर इस तरह के रोगों की बात की थी। अभी पीडिया के सवाल करूंगा, ये पीडिया वाला पोर्शन है यहाँ पे, है ना। अभी सवाल करने वाला हूँ थोड़ी देर में, बीच में यही लूंगा मैं। और शारीर की भी, तो बिल्कुल सीरियस हो जाओगे। तो बालकों में मृदु और छेदनीय औषध यूज करते हैं, मृदु और छेदनीय औषध। शीरप बालकों में शीर सर्पी के साथ मेडिसिन देनी है, लेकिन किसको देनी है? धात्री को देनी है, ये जरूरी बात है। तो शीरप बालकों में माता को औषध देनी है, धात्री को। शीर अन्नाद बालक के अंदर बालक और धात्री दोनों को देनी है। ठीक है, शीर भी ले रहा है वो और अन्न भी ले रहा है, क्योंकि तो अपने आप से भी कुछ मेडिसिन बॉडी में उसकी जाएगी जब खुद से खाएगा वो। तो बालक और धात्री दोनों को औषध देनी है। अन्नाद में सिर्फ बालक को औषध देनी है। अन्नाद कंडीशन सिर्फ बालक को। आगे देखें, औषध की मात्रा, ये भी आप पीडीएफ में देख चुके हो। मासाद ऊर्ध्वम शीरप अंगुली पर्व द्वय। तो कह रहे हैं एक मास से बड़ा है बालक, तो उसको अंगुली पर्व द्वय के बराबर मात्रा, है ना, वो दो पोर्वों के बराबर उंगली के, इतनी मात्रा उसको देनी है। ध्यान रखना, कहीं कहीं गाइड्स वगैरह में भी गलत लिखा हुआ है, सिर्फ अंगुली पर्व के बराबर ऐसा लिखा हुआ है, तो अंगुली पर्व नहीं है, अंगुली पर्व द्वय ही शब्द है पूरा। तो इसको याद रखना आपको। नेक्स्ट है शिरनाद, वहां कोलास्थी मात्रा में औषधियों का कल्क देना है, कोलास्थी मात्रा में। शीर अन्नाद, अन्नाद में कोल मात्रा, तो कोलास्थी, जाहिर सी बात साइज कम हुआ कोलास्थी, और अन्नाद में फिर कोल मात्रा। वैसे भी देखते हो बड़े बच्चे जो कोला पीते हैं, छोटे बच्चे कोला नहीं पीते हैं ना, तो उनको बस बोतल दिखा दी, लोग बोतल में कुछ भी भर देते हैं बच्चों को पागल बनाने के लिए, कि बच्चे कोला वगैरह ना पिए। बोतल वही दिखा देते हैं उनको, है ना, तो उस तरह से याद रख लो कि शीर अन्नाद में सिर्फ कोला की बोतल दिखा देनी है, अस्थि दिखा देनी है मतलब। और अन्नाद के अंदर कोला दे सकते हो, मतलब कोला कोल मात्रा। नेक्स्ट है, स्तनों पर औषध कल का लेप कर बालक को पिलाना चाहिए। ठीक है, संग्रह कह रहे हैं कि एक मुहूर्त तक आप लेप लगा के रखो, उसके बाद उसको हटा दो, फिर बालक को स्तन्यपान करा दो, तो सेम मतलब इफेक्ट होने वाला है। तो ध्यान रखोगे, ये वाली बात किसने कही है? अष्टांग संग्रह ने कही है कि एक मुहूर्त के बाद लेप को हटा देना चाहिए। वात पित्तज और कफज विकारों में, तो ज्वर में क्रमशः 1 2 3 दिन घृत ना दें। यहाँ लंघन वाली बात है एक तरीके से, कि बच्चे को भी लंघन कराना है, कि वाती कंडीशन है 1 दिन घृतपान मत कराओ, पैत्तिक है 2 दिन, कफज में 3 दिन। तृष्णा लगने पर दुग्ध ना दें। यहाँ तृष्णा से मतलब है ज्वर में जो तृष्णा लगती है ना, जैसे आप पढ़ते हो कि ज्वर में षडंग पानी का प्रयोग कराते हैं पिपासा लगने में, तो उस कंडीशन की बात कर रहे हैं कि बच्चे को तृष्णा हो, तो ये नहीं कि उसको दुग्ध देना, इस टाइम दुग्ध नहीं देंगे। नेक्स्ट तालुपात, तो मस्तुलुंग क्षय के कारण वायु तालवास्ती को दबा देती है, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि वायु की वजह से होने वाला विकार है तालुपात। ठीक है, उत्पन्न तृष्णा में मधुर सर्पी देते हैं। ये देखो चिकित्सा में शीत आंबू उद्वेजन, तो जैसे बच्चे के जन्म के बाद हमने देखा था कि उसके चेहरे पर उष्ण और शीत जल, उससे परिसेचन की बात आई थी, तो उस तरह की बात है शीत आंबू उद्वेजन। तो ठंडा पानी जिस चेहरे पे मारता है, उस तरह से चिकित्सा करनी है, शीत आंबू उद्वेजन। याद रखोगे, तालुपात की चिकित्सा है, जो वायु की वजह से होने वाला रोग है। तुंड नाभि, अगेन वायु की वजह से, वातेन आधमापिताम नाभि सारुजाम तुंडी संगीताम, कि वायु की वजह से आधमान होता है ना, नाभि में होने वाला विकार है, इसमें रुजा होती है, इसको कहते हैं तुंड नाभि। चिकित्सा, क्योंकि वात की वजह से रोग हो रहा है तो वात हर चिकित्साएं करनी है, तो इसने हंस स्वेदन जो भी है उपनाह वो सब यूज करोगे, रटना नहीं है, वात हर चिकित्सा समझ लोगे। नेक्स्ट है गुदपाक, तो पित्त को हरने वाली चिकित्साएं कराते हैं। गुदपाक के अंदर पित्त हर चिकित्साएं। और कह रहे हैं कि रसांजन का प्रयोग, तो ये आपको पता होना चाहिए, बालकों के रोगों में श्रेष्ठ औषध कही गई है बालकों की, रसांजन, खासकर गुदपाक की कंडीशन में वो, गुदपाक में रसांजन श्रेष्ठ औषध है, स्पेशली याद रखना। तो इसका प्रयोग दोनों तरीके से करा रहे हैं, पीने में भी और लेप के रूप में भी। तो पान और लेप दोनों तरीके से यूज करना है इसको। नेक्स्ट है, बच्चों को घृतपान कराना चाहिए आयु के हिसाब से। तो पहले शीराद बालक जो है, जिनका आहार क्या है?
क्या लेते हैं वो? शरीर आहाराय ऐसा लिखा हुआ है, श्री। ये शीर लिख दिया, शीर नहीं है, श्री है। शरीर आहाराय ऐसा करके, कि श्री यानी श्रेष्ठ आहार लेने वाले। ठीक है। तो उनको सिद्धार्थक आदि घृत देना है, यानी सिद्धार्थक आदि द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत देना है। नेक्स्ट है क्षीरनाद के अंदर, क्षीरनाद। तो वहां मधुक आदि द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ घृत। और अन्नाद बालकों में द्यू पंचमूल आदि द्रव्यों के साथ सिद्ध किया हुआ घृत। तो ध्यान रखोगे, सिद्धार्थक, मधुक और द्यू पंचमूल। ऐसा कर लो कि सिद्धार्थ और मधु दोनों पंच बन गए। होता है ना कि लोग फैसला सुनाने लगे, भाई पंच बन गए, तुम तो सरपंच बन गए हो, ऐसा। कि सिद्धार्थ और मधु दोनों पंच बन गए, तो आपको याद रह जाएगा, सिद्धार्थ यानी सिद्धार्थ का अधिकृत, मधु से मधु का अधिकृत, दोनों पंच बन गए, दुई पंचमूल अधिकृत। ऐसा घृतपान बच्चे को आरोग्य देने वाला, बल, मेधा, आयु इनको बढ़ाने वाला है। देख लेंगे, कोई खास बात नहीं है। योग रत्नाकर शिराद औषधम धात्र्या। अच्छा, वही बात लिख रहे हैं कि क्षीरब बालक है तो उसकी औषध जो है वो धात्री को देनी है। क्षीरनाद से चा उभयो, कि क्षीरनाद बालक है तो दोनों को मेडिसिन दो, बालक को और उसकी माता को। और अनाथ है तो सिर्फ बालक को दो। तो ऐसा कुशल चिकित्सक जो है वो यूज करते हैं इस मेथड को। नेक्स्ट देखें, बालक को न उपवेशियेत कोब्जिय भयात। तो ये कह रहे हैं कि बालक को शीघ्रता से जल्दी बैठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज बालक को क्या हो सकता है? कुब्जियता हो सकती है। तो आपने समय देखा है, बोलो क्या टाइम है बच्चे को बैठाने का? 5 months. ठीक है, 5 months. 5 मंथ के पूर्व नहीं बैठाना है, क्लियर। तो 5 मंथ्स का टाइम वहां लिखा है। आकाश, जी सर। छवि किस अ, दशक में नष्ट होती है? जैसे बालक के जन्म से 12 जो चीजें हैं चार अंदर की, छवि। अभी अभी सर रिपीट करना, क्वेश्चन क्या है? बेटा छवि, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि छवि, इसका समय कब बताया छवि के जाने का? पढ़ा हुआ नहीं है ना, वरना इतना समय नहीं लगता, क्वेश्चन भी रिपीट नहीं कराना पड़ता, तय बात है। अंशुल, सीरियस नहीं हो रहे हो अंशुल बेटा आप लोग? मजाक में ही रहते हो, सीरियस नहीं हो रहे हो बिल्कुल भी। अनंत, सर थर्ड में। थर्ड में है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। और बच्चे अगर तब भी ना समझे, इतनी बार सवाल भी पूछा जाएगा तो गलत बात है, यानी कि आपने तब भी जरूर नहीं समझा। आपको तब भी नहीं आता होगा आप लोगों को, लेकिन आपने जरूरी नहीं समझा कि जाके उसको हम देख लें एक बार, है ना, भले ही चाहे ना पढ़ा हो, लेकिन तब ये चीज देखनी चाहिए थी एक बार जाके कि सर ने सवाल पूछा है आज किसी से, तो कल को हमसे भी पूछ सकते हैं, एटलीस्ट रिपीट हो जाए क्वेश्चन, जाके देखना चाहिए ना। नहीं समझ रहे आप जिम्मेदारी, कोई बात नहीं है, देखो चलो आगे। नेक्स्ट कह रहे हैं, स्त्री दुग्ध के अभाव में बालक को शीर साथ में जानकर अजा शीर अथवा गो शीर का प्रयोग कराएं। तो यहाँ अजा का शीर पहले, ये याद रखना है कि बालक के लिए स्तन अवेलेबल ना हो, शीर अवेलेबल ना हो माता का, तो पहले गाय के दूध की बात की है। आपकी बुक्स के अंदर श्लोक नंबर 53 है, 53 नंबर श्लोक लिखा है, देख सकते हो वहां। क्षीरम आजम गव्यम अथ अपिचा ऐसा लिखा हुआ है श्लोक, क्लियर। तो पहले अजय शीर की बात करनी है, उसके बाद गोशीर की बात करनी है। नेक्स्ट है, 6 मास के पश्चात लघु हितकर अन्न दें। यहाँ कहने का मतलब है कि बालक को अन्नप्राशन कब कराना है, तो आप लोगों ने पढ़ा है। हम्म, क्या क्या पढ़ा है अन्नप्राशन में, किसको याद है? किस सर मास में? छह सबने मास में 6 मंथ्स बोला आगे है, काश्यप ने सिक्स 10 मंथ में। और काश्यप फल ने टेंथ प्राशन मंथ में, फल प्राशन बोला काश्यप ने 6 हम्म, 6 मास में काश्यप बोला ने, है। क्लियर, अनु- अच्छी बात है। तो काश्यप ने छठे मास में फल प्राशन बोला है, ठीक है ना। बाकियों ने फल प्राशन बोला है, फिर 10वें मास पे उन्होंने अन्न बच्चे को खिलाया है पहली बार, संस्कार किया है मतलब एक तरीके से, फिर 12वें मास पे रियल में खिलाते हैं उसको। खैर देखो आगे, ग्रह आक्रांत बालक के लक्षण, तंतान खादति, निशि जागति, दुर्बल, मलान अंग, मत्स्य, छछुंदर, मतकुड़गंधी। ठीक है ना, तो बच्चा अपने दांतों को कटकटा रहा है, कहने का मतलब दांतों को खा रहा है, रात्रि में जाग रहा है,
दुर्बल है, मलान अंग है उसके, गंदे हैं अंग देखने में। मत्स्य, छछूंदर, मतकुड़, इस तरह की गंध आती है उसके शरीर से। तो ये बालक जो है ग्रह से आक्रांत बालक है। नेक्स्ट चलोगे, उपनयन काल। उपनयन काल का मतलब कि बच्चे को एजुकेशन कब से शुरू करा देनी है। तो विद्या ग्रहण करने का समय, तो टाइम बता रहे हैं शक्तिमंतम, जब देखो बालक शक्तिमान हो गया है। तो यहाँ शक्तिमान को लोगों ने एक्सप्लेन किया कि जब बालक इस लायक हो जाए, कम से कम उसकी ग्रिप आ जाए अच्छे से, है ना, कि अपनी पेंसिल वगैरह अच्छे से होल्ड कर पाए, तब। ठीक है। कहते भी हैं, आप सुनोगे तो, कि बच्चे की राइटिंग खराब हो जाती है अगर ग्रिप अच्छी नहीं आई, आपने शुरू कर दिया उसको लिखवाना, तो उसकी राइटिंग खराब हो जाती है हमेशा के लिए, है ना। वो बच्चा पेंटर वगैरह कभी, या राइटिंग स्किल्स उसके कभी अच्छे नहीं होंगे। मैं बहुत जल्दी पढ़ने बैठ गया था, है, मेरी बहुत गंदी राइटिंग है इसलिए। चलो, तो विद्या ग्रहण कब कराना है, जब बालक शक्तिमान हो जाए। और यथावर्ण कराना है। यथावर्ण से मतलब आप जो चाहते हो अपने बच्चे को पढ़ाना, है ना, आप चाहते हो कि आयुर्वेद में आ जाए, तो बचपन से ठीक है उसको फिर सिखाओ कैसे मेडिसिन की पहचान कराओ। किसान बनाना चाहते हो तो खेती दिखाओ। तो वही बात कहना चाह रहे हैं। विवाह हेतु आयु, बोलो। 25-12 गर्भाधान योग्य आयु, आचार्य सुश्रुत। 25-16। ठीक है ना, 16। क्लियर। तो मेन आंसर वही है, 16 वर्ष, वो आपको याद रखना है। तो विवाह योग्य आयु, पुरुष 25 वर्ष, महिला 12 वर्ष। देखो मॉडर्न का एक सवाल इस तरह आपकी गाइड में कहीं आया हुआ है कि इनमें से किस महिला को, अ, महिला के बालक में मतलब कोई विकार हो सकता है, इस तरह कुछ क्वेश्चन है। तो उसमें जो आंसर बनाया है वो 35 साल से अधिक आयु की अगर महिला है, तो मैंने आपको पहले भी बताई होगी ये बात, कि जैसे जैसे एज बढ़ती है महिलाओं की, तो फिर अगर उसके बाद प्रेगनेंसी होती है, तो बच्चे में कहीं ना कहीं कोई समस्या हो सकती है। मतलब पूरी प्रेगनेंसी पीरियड में भी समस्या हो सकती है महिला को, और उसके बाद बाद में बच्चे में भी समस्याएं हो सकती हैं। जैसे टर्नर सिंड्रोम या इस तरह की दिक्कतें इन बच्चों में अक्सर हो जाती है, ट्राइसोमी या और इस तरह की चीजें। तो याद रखोगे कि अधिक आयु जो है वो अच्छा फैक्टर नहीं है। तो विवाह योग्य आयु पुरुष 25 और महिला 12 वर्ष, लेकिन गर्भाधान योग्य आयु 25 और 16 वर्ष। चलो एक और पॉइंट लिखोगे, लिखोगे कि मदर अगर अल्कोहल एडिक्ट है, तो उसके बच्चे में कंडीशन हो सकती है। क्या हो सकता है? फीटल बेबी सिंड्रोम। मैंने लिखा है माइक्रोसेफेली, ठीक है। और लिख लो, प्रेगनेंसी में अगर थैलिडोमाइड लेती है स्त्री, तो क्या हो सकता है बच्चे में? कोकोमेलिया। ठीक है, तो लिख लोगे फोकोमेलिया, है ना, आर्म्स ना होना, लिम्स ना होना, मतलब ऐसा कहा, फोकोमेलिया। ठीक है, थैलिडोमाइड। एक और ड्रग लिखोगे, ये कुछ क्वेश्चन है आपको पता होने चाहिए। लिखो कोल्चिसिन का क्या इफेक्ट होता है सेल के ऊपर। इट स्टॉप्स सेल डिवीजन। लिख लो कोल्चिसिन, इट स्टॉप्स सेल डिवीजन। और बॉडी की फिजियोलॉजी में मतलब क्या बदलाव लाती है? इट कॉजेस एक्यूट डायरिया, मतलब तुरंत ही डायरिया कॉज कर देती है। और ये जो है थेरेप्यूटिक वैल्यू की चीज है कहाँ पर? जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है बॉडी में, हाइपर यूरिसीमिया के अंदर। ठीक है, हाइपर यूरिसीमिया में इसको देते हैं डायरिया इंड्यूस कराने के लिए, जिसकी वजह से सिम्टम्स एकदम से रिलीव हो जाता है। कौन सी ड्रग है टीबी की जिसका साइड इफेक्ट है कि वो गाउट प्रेसिपिटेट कर देती है? नहीं पता। पायरेसिनामाइड। पायरेजेनामाइड। ठीक है, याद रखो सारा जो पहले पढ़ा है। ठीक, आगे देखते हैं चलो। नेक्स्ट है बेटा, तो उपनयन काल की बात कर रहे थे हम लोग, फिर विवाह योग्य आयु 25-12। यहाँ मॉडर्न की एज भी लिखी है, 21 और 18, 21 वर्ष और 18 वर्ष, मेल 21, फीमेल 18। नेक्स्ट लिख रहे हैं कि धर्म, अर्थ, मतलब ये जो भी चीजें हैं इस तरह की, कि वो संतान में
निहित है। धर्म, अर्थ, काम। हम्म। एक मिनट बेटा, मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। शायद पितृधर्म वगैरह की बात कर रहे हैं कि ये जो है पितरों के लिए जो की जाती हैं चीजें, कि वो पुत्र के अधीन है। एक मिनट। तो लिख रहे हैं कि विद्या अध्ययन होने के पश्चात 25 वर्ष की अवस्था में युवक को 12 वर्ष वाली बाला के साथ विवाह करना चाहिए। उससे वह, अच्छा ठीक है, विवाह की बात कर रहे हैं कि विवाह करने के बाद जो है व्यक्ति पितृ कार्य, धर्म कार्य, अर्थ, काम और प्रजा, इनको प्राप्त करता है। तो कुल मिला के विवाह के रेफरेंस में बात आई है कि विवाह के बाद ही व्यक्ति ये कर सकता है। पितृ कार्य है, पितरों के लिए करते हैं ना, कि वो कुछ अर्पण किया, दान वगैरह किया, आपने पूजा पाठ करा ना, तो वो सब कह रहे हैं पितृ के काम जितने भी हैं, धर्म, अर्थ, इसके अलावा प्रजा यानी संतान प्राप्ति, तो विवाह के अधीन है। सामने लिख लोगे, विवाह के आश्रित, ऐसा लिख लो, और कंफ्यूज करेगी लाइन, क्या किसके लिए बात चल रही है। नेक्स्ट, गर्भाधान के अयोग्य कौन है? तो अति वृद्ध स्त्री। देखो ये वही पॉइंट है, मोर देन 35 ईयर्स, जो हम बात कर रहे थे। ठीक है, आप लोगों ने तो पढ़ा होगा। बोलो, निवृत्त प्रसवा, क्या समझते हो? 6 वर्ष एक तक। ये 6 वर्ष तक बेबी ना ठीक है, गर्भाधान नहीं हुआ। ठीक बेटा। तो पहली संतान हुए, 6 वर्ष का समय बीत गया अगर, तो वो निवृत्त प्रसवा है। तो वहां भी सेम ही बात कही है कि जैसे 35 साल के अबव वाली स्त्री को कॉम्प्लिकेशंस है, ऐसे ही वहां भी माना गया है। कितना गैप हो जाए तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो गर्भाधान के योग्य है अति वृद्ध स्त्री, दीर्घ रोगी हो, लंबे समय से कोई डिजीज है उसको, विकार उपसृष्ट है, एक ही बात हो गई। नेक्स्ट चलेंगे, गर्भपात के लक्षण। तो गर्भाशय, कटी, वंक्षण, बस्ती, शूलम। तो निचला हिस्सा शरीर का, वहां पेन है सब जगह। गर्भाशय, कटी, वंक्षण, बस्ती, इनमें शूल हो रहा है। और सबसे जरूरी है रक्त दर्शन, स्पेशली याद रखोगे, रक्त दर्शन, ब्लड दिखाई देना, है ना। अर्ली जो टाइम होता है प्रेगनेंसी के बाद, वहां भी ऐसा हो जाता है जनरली, जो टाइम होता है पीरियड्स का, तो उस समय में, शुरू के 2-3 महीनों में, तो ऐसा होता है। लेकिन वो एक नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन ये कि ब्लड दिखाई देना, अधिक मात्रा में खासकर दिखाई देना, तो इसको इग्नोर नहीं किया जाता बात के टाइम में खासकर। तो गर्भपात का लक्षण है गर्भाशय, कटी, वंक्षण, बस्तीशूल, रक्त दर्शन। चिकित्सा में, क्योंकि रक्त दिखाई दे रहा है, सारी चिकित्साएं कैसी होंगी? शीतल वाली चिकित्साएं होंगी। तो शीत परिषेक कराना है, अवगाह, प्रदेह, जीवनीय गण की औषधियों से किया हुआ दुग्ध, ये देना है। तो देख लेंगे, तो ये चिकित्साएं हैं। नेक्स्ट है गर्भ स्फुरण होने पर। तो गर्भ स्फुरण का मतलब, प्रशंसमान गर्भ का मतलब, या रक्त दिखाई देने का मतलब, इन सब का मतलब है कहीं ना कहीं बच्चा जो है वो डिस्ट्रेस में है। ठीक है, और उन सब कंडीशन का मतलब हम मानते हैं कि क्या हो सकता है, कि यहाँ पे अबॉर्ट हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो नॉर्मली शीतल चिकित्साएं हैं, आपको ध्यान होगा, पीछे पढ़ाया था आपको, बता दोगे मुझे मनीषा? हाँ जी। बेटा क्या कारण बताया गया है उपविष्टक रोग का? उष्ण तीक्ष्ण और ऐसे पदार्थ से चलो दूसरा बताओगे, मनीषा माइक ऑन रखोगे? जी सर। उपविष्टक और नागोदर में क्या डिफरेंस है? सर, नागोदर वात संबंधित पदार्थ प्रयोग करने से। नागोदर वात संबंधी पदार्थों के प्रयोग से। माइक ऑफ कर लो चलो। महेश। जी सर। हम्म, डिफरेंस दोनों में, निदान में। सर सर जो उष्णतीश आहार से होता है, हम्म, व्रत से, उपवास से, वो होता है उपविष्ट। कोई सही बताएगा? सर उपवास और नित्य उपवास से सेवन। नागोदर और उष्ण तीक्ष्ण पदार्थ के सेवन से उपविष्ट। ठीक है ना। उष्ण तीक्ष्ण पदार्थों के प्रयोग से उपविष्टक होता है। स्पर्श द्वेषी जो, माफ करें, स्नेह द्वेषी जो स्त्रियां होती हैं, और जो उपवास रखती हैं, देख, उपवास, व्रत, कर्म पराया, ऐसा लिखा है उसमें, लंघन वगैरह ज्यादा करते हैं, तो उनको हो जाता है नागोदर, याद रखोगे। तो खैर, मैं कह रहा था सारी कंडीशंस के अंदर, अगर आप देखोगे जनरली प्रेगनेंसी के अंदर मना किया गया है कि उष्ण तीक्ष्ण आहार विहार नहीं लेना है ना। बाकी ये स्नेह ना लेना या लंघन करना, ये कम कंडीशन मिलती है इस तरह की तो। लेकिन मेन कंडीशन वही होती है कि स्त्रियों ने लापरवाही कर ली है ना, कि वो छोड़ा नहीं पहले का जो लाइफ स्टाइल है अपना, तो उसकी वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उनमें यही है कि उष्ण चीजें ली हैं तो आपको शीतल ही चिकित्साएं करनी है, तो बार बार उसी पे फोकस होगा, जैसे देख सकते हो आप।
ऊपर लिखा है शीतल परिषय कराना है, आपका प्रदे का यूज करना है, जीवनीय गण की औषधियों से किए हुए दुग्ध का प्रयोग कराना है, फिर गर्भ स्फुरण है तो उत्पल आदि गण के द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ शीर यूज करना है, तो अगेन उत्पल कमल है ना, शीतल है। फिर प्रसरण समान गर्भ के अंदर, कि आपको लग रहा है कि गर्भ जो है वो प्रसव हो रहा है, उसका मतलब प्रसव के लिए प्रेरित हो रहा है कम टाइम में ही, तो सादाहा पार्श्व परशूल, तो दाह हो रहा है, पार्श्व में प्रश्नशूल हो रहा है, असृगदर, ठीक है, आना, मूत्र संग, कोश संड्रम, तो ये सारी चीजें हो रही हैं, तो यहाँ भी स्निग्ध शीतल चिकित्सा है, तो रटने की जरूरत नहीं है। आपको एक कॉन्सेप्ट दिया मैंने कि शीतल वर्ड जो दिखाई दे वो आंसर लगा देना है, ऐसा नहीं पूछेगा स्पेशल नाम रख के कि इसमें क्या कराओगे। ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि वेदना अगर अधिक हो रही है तो महासादि सिद्ध दुग्ध, इसको ऐसे याद रख सकते हो कि वेदना को सहता है ना कोई, कहा भी जाता है कि महिलाएं जो होती हैं वेदना को सह लेती हैं इतनी ज्यादा। अगर आप देखोगे कि महिलाएं ज्यादा उपवास रखती हैं, है ना, तो महिलाओं की भूख सहने की क्षमता भी ज्यादा होती है पुरुषों के कंपैरिजन में। और क्योंकि महिलाएं जो हैं प्रसव के समय जो शूल सहती हैं, तो उसकी वजह से कहा जाता है महिलाओं की शूल सहने की क्षमता भी पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है। क्लियर, तो उससे याद कर सकते हो कि वेदना को सहा, तो वेदना होने पर महासहा आदि सिद्ध दुग्ध। नेक्स्ट चले, मूत्र संग होने पर दर्भ आदि सिद्ध दुग्ध, समझ पा रहे होगे दर्भ, कुश काश दर्भ है ना, तो वहां से ध्यान आ रहा होगा, तो ये मूत्र द्रव्य है, इसलिए इसका प्रयोग करा रहे हैं। आन्हा होने पर सोवरचल, हिंगू, लशुन, अगेन आन्हा में वात दोष होगा मेनली, तो वात को नष्ट करने के लिए सोवरचल है, हींग, लहसुन तो श्रेष्ठ ही होता है अगर वैसे देखो तो, है ना, शूल वगैरह हो रहा हो उसके लिए। और वचा कि इन द्रव्यों से क्या हुआ, दुग्ध, उसका प्रयोग करना है। अत्यधिक रक्त श्रुति हो रही हो तो न्यग्रोध आदि, उत्पल आदि गण के जो द्रव्य हैं उनके कल्प का प्रयोग करना है। आदृष्ट शोणित वेदना, कि रक्त आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन महिला को वेदना हो रही है बहुत ज्यादा, तो वहां विदारी गंधादि सिद्ध दुग्ध, इसको चाहो तो याद कर सकते हो, ये पॉइंट याद कर सकते हो कि आदृष्ट शोणित वेदना में विदारी गंध आदि द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ दुग्ध यूज करना है। व्यवस्थित गर्भ में, यानी गर्भ अभी स्थिर हो गया तो अब क्या करोगे, गोदुग्ध से उदुम्बर शलाटू, ये बेटा क्वेश्चन पूछ चुका है, उदुम्बर शलाटू का प्रयोग। ठीक है, तो मतलब कुछ भी कंडीशन रख दे आपको, यहाँ भले ही उसने जन स्पेसिफिक कर दिया कि प्रसवमान गर्भ है तो ये देना है, वेदना होने पे ये देना है, लेकिन आपको इन जनरल याद रखना है कि उदुम्बर सलाटू का प्रयोग भी आया है जब थ्रेटेंड अबॉर्शन हो, इस तरह की कंडीशन में। ठीक है, आगे चलेंगे। बस्ती उधर शूल में, बस्ती और उधर प्रदेश में शूल हो रहा हो तो दीपने द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ प्राण गुण अथवा अरिष्ट का प्रयोग, आसव अरिष्ट जो है उनका। शिप्रा, सर बेटा अनुक्त मान है अरिष्ट के अंदर, तो वहां पर गुण की मात्रा कितनी यूज करते हैं। सर ये नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा मैंने अभी, ये छोड़ ही दिया था सर मैंने। आकाश, चल नहीं रही है पढ़ाई, वो ये है कि सर आप कहोगे तो एक दिन पढ़ लेंगे चलो, और उसके बाद तो फिर ये है, फिर भी जीवन भी तो होता है कि मैं तो ऐसे रहता हूँ, मैं लाइफ स्टाइल क्यों चेंज करूँ, है ना, आजकल तो बहुत चल रहा है ना, हम किसी के कहने से लाइफ चेंज क्यों करें, कि आदमी जो है दिखाई भी नहीं देता है, कैमरे की उस तरफ से बोलता रहता है कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, हम क्यों करें इसके कहने से अपनी जिंदगी चेंज, है ना, कि हमें तो ऐसे ही मजा आ रहा है। सही है, क्यों चेंज करोगे कोई भी। ज्योति, बेटा 10। कौन बता पाएगा, किसको आप पता है करेक्ट जो कहे कि हाँ सर ये, सर एक तोला। तुला। जो श्योरिटी से जानता है आंसर मुझे वो बात करो बस, कि हाँ सर मैं श्योरिटी से कह रहा हूँ यही है। कोई नहीं, कल के लिए रिवीजन दे रहा हूँ आपको। तुला है सर। एक हाँ, तुला। द्रव कितना तुला है, है सर। और द्रव, द्रव द्रोणे। द्रव द्रोणे तुला गुड़े। ऐसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बाकी सबके लिए होमवर्क है, आपसे अगली क्लास में मैं शारंगधर और रस शास्त्र कैसे करोगे आप जानो, मतलब भैषज्य, चलो एक काम कर लेता हूँ, नहीं करता इतना फिर कुछ नहीं करोगे, तो भैषज्य और शारंगधर दे देता हूँ। ठीक है, मंडे को भैषज्य और शारंगधर सुनूंगा मैं आपसे, तैयार करके आओगे।
भैषज्य और शारंगधर मंडे को, और अगला उसके बाद रसशास्त्र किसी का तैयार हो जाए तो रसशास्त्र को टाइम देना शुरू कर देना। ठीक है, उसके बाद रसशास्त्र सुनूंगा, तो ये होमवर्क है आपका। देखो चलो आगे। तो बस्ती उधर शूल में दीपने द्रव्यों से पुराण गुण अथवा अरिष्ट का प्रयोग। नेक्स्ट है लीन गर्भ। तो वैसे आपको एक बात बता दे रहा हूँ बस कि लीन गर्भ, तीन कंडीशन पढ़ाई थी, उपविष्टक, नागोदर और लीन गर्भ। दोनों के निदान देख लिया आपने। उपविष्टक का हुआ उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग, नागोदर का हुआ कि स्नेह से द्वेष रखती है स्त्री, व्रत कर्म पराया, व्रत इत्यादि अधिक रखती है। फिर इनके लक्षणों में आपको बताया था कि उपविष्टक के अंदर जो गर्भ का साइज है उतना ही बना रहेगा, कम नहीं होगा उससे, लेकिन ग्रोथ नहीं होती है। प्लस जो स्पंदन है वो हमने कहा था कि नॉर्मल मिल जाते हैं उसमें, नॉर्मल जिस तरह से हो रहे हैं। फिर अगर बात करते हैं यहाँ नागोदर की, तो नागोदर के अंदर वो स्पंदन जो है देर से मिलते हैं काफी। ठीक है। दूसरा, गर्भ का साइज घटता है, जितना था उससे भी कम होने लगेगा। और तीसरी कंडीशन थी लीन गर्भ। तो इसमें तो बच्चा आपको मिल ही नहीं रहा, आपको पता ही नहीं चल रहा है कहाँ कि वो श्रोत्सों में लीन हो गया, है ना, तो स्पंदन वगैरह का सवाल ही नहीं उठता, तो यहाँ स्पंदन नहीं मिलेंगे। क्लियर। तो वही लीन गर्भ लिखा हुआ है। वात उपद्रव ग्रहितत्वात् श्रोत्साम लियते गर्भा, कि वात के उपद्रव की वजह से श्रोत्सों में लीन हो जाता है गर्भ। सो अतिकालम अवतिष्ठतो, कि ऐसा गर्भ जो है काफी लंबे समय तक उदर में बना रहता है। तो जानते हो ना लंबे समय का मतलब क्या है, कि 42 हफ्ते के भी बाद, हम 37 से 42 हफ्ते का टाइम जो है वो मानते हैं कि नॉर्मल टाइम है ये डिलीवरी का। इसके बाद जो है वो पोस्ट टर्म में चला जाता है, 37 के पहले प्री टर्म में आ जाता है। नेक्स्ट है काल अतीत गर्भ, कि जैसे ऊपर कंडीशन पड़ी लीन गर्भ, तो ये काल अतीत हो गया कि लंबे समय तक बना हुआ है। तो इसको प्रसव के लिए प्रेरित करने के लिए आपको क्या करना है, तो वो चीजें यहाँ बता रहे हैं। तो देख लोगे क्या क्या प्रयोग उसमें होते हैं। तो सा धान्यम उदुखलम मूसलेन अभिहन्यात विस्मय व यान आसने सेवित। तो इसका मतलब है कि कालातीत गर्भ हो जाने पर एक तो उखल को, जो कूटते हैं ना सामान जिसमें डाल के, कह रहे कि उससे कूटना है किसको, धान्य को, मूसल से कूटना है, मतलब मेहनत करनी है उठा उठा के उसको उस तरह से। दूसरा, कि ऐसे यान पर सवारी करनी है जो ऊंचे या नीचा आसन हो जिसका, या जिसमें चलते समय मतलब झटके लगे, कहने का मतलब है। ठीक है ना, कि पूरी बॉडी जो है वो कंपन की स्टेज में कह लो चली जाए, कि मतलब शरीर जो है आप मैनेज करते करते, कि वो जो गर्भ रुका हुआ है तो उसके मूवमेंट होने हो तो मूवमेंट हो जाए, है ना, या फिर जब एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी मान लो, तो उस तरीके से वो प्रसव के लिए प्रेरित हो जाए। ठीक है ना। तो याद रखो कि क्या कराना है, जो पुरानी महिलाएं कराती भी थी, और लोग कह दिया करते थे कि देखो कैसी सास है, कितनी बुरी है, कि बहू को इतना कष्ट हो रहा है और ये चीजें करने को कह दिया, कि और सामान कूटने को दिया, कूटने को नहीं, वो हेल्प करने की कोशिश कर रही, ठीक। और इसी तरह से विषम यान पे सवारी करना। आगे देखोगे। वात अभिपन कर, बेटा इस बार एग्जाम में सवाल आया था कि ये किसका श्लोक है। तो कंडीशन रख दी थी, नागोदर, उपविष्टक, लीन गर्भ, और फोर्थ थी वात अभिपन गर्भ। तो ये शायद रखा होगा उसने, मुझे लगता है, कि वात अभिपन एव शुष्यति गर्भा सा मातु कुक्षिम ना पूर्यति मंदम स्पंदते चा, कि वात की वजह से गर्भ जो है वो शुष्क हो जाता है, तो माता की कुक्षिका पूर्ण नहीं करता और मंद मंद स्पंदन होते हैं वहां पे। ठीक है। श्लोक याद होना चाहिए, एग्जाम में श्लोक से लिया उसने इस बार, ध्यान रखोगे इसको। कि वात अभिपन एव शुष्यति गर्भा, कि वात की वजह से गर्भ शुष्क हो जाता है। सा मातु कुक्षिम ना पूर्यति, शुष्क गर्भ है, उदर का साइज जितना बढ़ना चाहिए था प्रेगनेंसी में उतना बढ़ा हुआ नहीं दिखाई देगा। ठीक है। और मंद मंद स्पंदन होंगे। चिकित्सा में अब क्योंकि ब्रंगण करना है उस बालक का, तो ब्रंगणीय दुग्ध और मांस रस का सेवन करा रहे हैं, क्योंकि मांस को बढ़ाने में मांस से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। किसका उदाहरण है ये, द्रव्य गुण कर्म सामान्य में किसका उदाहरण है, द्रव्य समानी। द्रव्य सामान्य का। ठीक है, तो याद रखोगे। सेम कह रहे हैं नागमेश, नागोदर, इनमें भी लीन गर्भ के समान ही चिकित्सा करनी है। नैगमेश और नागोदर में भी कह रहे हैं लीन गर्भ के समान चिकित्सा। खैर आगे चलेंगे, वो मेन बात नहीं है। नेक्स्ट है कि किस मास में गर्भिणी स्त्री को क्या आहार लेना चाहिए। एक मिनट। हम्म। तो ये अगर आप देखोगे चरक सुश्रुत में श्लोक नंबर 63 से लेके 69 तक है, श्लोक नंबर 63 से और 69 तक। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, क्योंकि बेटा पीछे एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इनमें से कोई द्रव्य उठा के पूछ लिया, बहुत सारे द्रव्य हैं, अगर आप देखोगे श्लोक, कि बताओ इसका प्रयोग किस मास में करते हैं। अगर वो याद करने जाओगे
तो बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, और समय के साथ शायद याद भी नहीं रहेगा, है ना, तो हम करते नहीं है सारे याद। उसको हम रिस्क ले लेंगे उतना कि अगर वो आ गया तो कोई बात नहीं भाई, सारे तो नहीं याद करने वाले हम। तो हमने क्या किया कि पहले पहले द्रव्य अगेन याद कर लिए, उसके नाम से नाम रख दिया, कि जैसे मधुक लिखा है कि पहले मास में मधुक, शाक बीज, पयस्या, सुरदारू, ये इन द्रव्यों का प्रयोग कर रहा है, तो हम ऐसे याद कर लेते हैं कि भाई मधुक आदि। क्लियर? तो आप भी ऐसे याद कर लेना। तो ये क्रमशः मास लिखे हुए 10 मास देख पा रहे हो। तो पहला है मधुक, फिर अश्मंतक, वृक्षाग्नि, अनंता, बृहति, प्रश्निपर्णी, श्रृंगाटक, फिर कपित, मधुक, अनंता, और लास्ट में शुंठी। तो हम इस तरह याद रखते हैं इसको कि मधु है कोई स्त्री, उसने अश्म यानी पत्थर जो है वो वृक्ष पर मारे, है ना, वृक्ष पे आम लगे होंगे मान लो। तो अनंत नाम का व्यक्ति था, तो उसने आकर बहुत से प्रश्न किए उससे कि भाई तूने क्यों पत्थर मारे मेरे पेड़ पे, उसका पेड़ होगा वो आम का। तो अनंत ने बहुत से प्रश्न किए, ठीक है। फिर उसने एक शेर पाला होगा सिंह, और एक कपि बंदर पाल रखा होगा। तो सिंह और कपि ने मधु को अनंत सूता, मतलब बहुत सूता, बहुत पिटाई की उसकी। तो सिंह और कपित ने मधु को अनंत सूता। तो याद करने के लिए कि मधु ने अश्म वृक्ष पर मारे, अश्म यानी पत्थर, वृक्ष पर मारे, तो मधुक आदि, अश्मंतक आदि, वृक्षाग्नि आदि। फिर अनंत ने बहुत से प्रश्न किए, तो अनंता, बृहति, प्रश्निपारणी। और सिंह कपि ने, उसके शेर और बंदर जो उसने पाल रखे थे, उन्होंने मधु को अनंत सूता, मतलब बहुत ज्यादा सूता। क्यों याद कर रहे हैं एक साथ लास्ट में मधुक अनंता? क्योंकि ऊपर आप देखोगे मधुक भी आ गया यहाँ पे पहले मास में, और अनंता भी आ चुका है चतुर्थ मास के अंदर। ठीक है ना, कि वो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो लास्ट में चल के। तो वहां एक साथ भी लिखे हुए हैं दोनों। तो देख लेना, अपने तरीके से याद करने की कोशिश करना, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है निवृत्त प्रसवा कौन होती है? तो 6 वर्ष जिसको हो गए एक बार प्रसूत हुए, ये पुनः उना कुछ नहीं, गलत लिखा हुआ है। 6 वर्ष के बाद पुनः अगर प्रेग्नेंट हो जाए, इस तरह मतलब गर्भिणी हो जाए, तो उसका होने वाला बालक जो है वो अल्पायु होता है। ठीक है, आपके नोट्स में ठीक लिखा हुआ है, यहाँ टाइपिंग में उसने गड़बड़ कर दी थोड़ी। नेक्स्ट देखोगे, कुमार यानी बालकों की वपु मेधा को बढ़ाने के लिए, यानी उनकी बुद्धि को बढ़ाने के लिए 4 योग बताए गए हैं। नंबर याद होने चाहिए, 4 योग। क्या क्या है वो आपको याद नहीं करने, ठीक है। तो स्वर्ण भस्म आदि, मत्स्याक्ष आदि, अर्क पुष्पी आदि, हेम चूर्ण, कैडर आदि। तो इसमें भी ये सवाल पूछ चुका है कि कैडर से क्या समझते हो। तो याद रखना, पर्वतीय नीम, पहाड़ों पर होने वाली नीम की वैरायटी, पर्वतीय नीम है कैडर, इसको याद रखना कैडर है। बाकी 4 योग बताए हैं। डलहर ने कहा स्वर्ण प्राशन 1 वर्ष तक कराना चाहिए, बात हो गई होगी हमारी। काश्यप ने कहा कि स्वर्ण प्राशन 1 मास तक कराते हैं तो उससे बालक परम मेधावी हो जाता है, और 6 मास तक कराने पर शुद्धर। ठीक कर लेना, 1 मास है वो, 1 मास में परम मेधावी और 6 मास में शुद्धर। ऋतु के अनुसार लेहन कर्म संग्रह, तो यहाँ देख पा रहे हो शीत बसंत में आरक आदि गण की योजनियां, वत्सक आदि गण की योजनियां, इनसे सिद्ध किया हुआ घृत। ग्रीष्म में जीवनीय गण की औषधियों से किया हुआ घृत, और शरद में पुंडरिक आदि द्रव्यों से किया हुआ घृत। याद कैसे करोगे? शरद उष्ण ऋतु है तो पुंडरिक शीतल द्रव्य है, इस तरह याद कर लेना है। ग्रीष्म में तो जीवनीय गण के द्रव्य लोगे आप, क्योंकि जीवन चाहिए होता है गर्मियों के दिनों में, बल कम होता है। और शीत और बसंत में और लिखा है वो याद कर लेना, आरक वत्सक आदि गण की औषधियां। तो आपका सुश्रुत